देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में पढ़ते हुए हमने ये देख लिया आवेश किस तरह से हम आवेश का संशोधन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की सहायता से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। तो हमारे पास में जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट्स को मेजर करने का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, उसमें आवेश का क्या मात्रक होता है? तो उसमें आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसको सी से डिनोट करते हैं हम। आवेश के मात्रक को किससे डिनोट करते हैं? सी से। और आवेश के लिए जो संकेताक्षर काम में लेते हैं हम वो होता है क्यू। कैपिटल क्यू भी यूज कर लेते हैं हम या स्मॉल क्यू यूज करते हैं। ये आवेश के लिए संकेताक्षर काम में लेते हैं और ये आवेश के मात्रक के लिए संकेताक्षर होता है सी और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ऐसा यूनिट। लेकिन जब कूलाम पढ़ते हैं हम तो कूलाम एक बहुत बड़ी राशि है, एक कूलाम। तो इसको हमने छोटे मात्रकों में बांटा और छोटे मात्रकों में बांटने के लिए हम इस पे अनुलग्न लगाते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। वहां पे ऐसे पढ़ा होगा, आपने एक लिस्ट पढ़ी होगी पूरी अनुलग्नों की, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो वहां पे देखा होगा आपने एक अनुलग्न आता है आपके माइक्रो, उसके बाद में दूसरा अनुलग्न आता है नैनो और एक अनुलग्न आता है पिको। इन तीनों की सहायता से हम जो एक कूलाम आवेश होता है उसे छोटे रूपों में डिवाइड करते हैं। तो एक माइक्रो कूलाम आवेश की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 कूलम और एक नैनो कूलम की वैल्यू 10⁻⁻9 कूलम और 1 पिको कूलम की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 कूलम। ये होते हैं इनके आवेश के छोटे मात्रक, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा जब हम सीजीएस पद्धति के अंतर्गत जाते हैं तो सीजीएस पद्धति में आवेश को एक अन्य मात्रक दिया जाता है और सीजीएस पद्धति के अंतर्गत आवेश का मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। इसका दूसरा नाम होता है जिसे बोलते हैं हम स्टेट कूलम। आवेश का एक अन्य नाम होता है सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। और इसको हम शो करते हैं ESU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है। और एक कूलम की ESU के अंदर वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक और पढ़ेंगे हम आगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वो होता है फैराडे। जब आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हुए चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर पहुंचेंगे तो वहां पे एक टर्म पढ़ते हैं, हम एक भौतिक राशि पढ़ेंगे धारिता, और धारिता का मात्रक होता है फैराड। थोड़ा सा फर्क है फैराडे और फैराड में। फैराड धारिता का मात्रक होता है जबकि फैराडे आवेश का मात्रक होता है। ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमें इससे कोई काम नहीं है। तो एक फैराडे की जो वैल्यू होती है आवेश में, ये ऐसा यूनिट में जो आवेश का मात्रक कूलम है उसके कितने होने के बराबर होती है? तो ये होती है उसके 96,500 होने के बराबर। तो एक फैराडे आवेश की वैल्यू होती है कितनी? 96,500 कूलम। ये आवेश के मात्रक होते हैं। अब हम आवेश की विमा की बात करें, आवेश की विमा क्या होती है और आवेश सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आवेश की विमा कैसे निकालेंगे हम, कैसे ज्ञात करेंगे आवेश की विमा। तो आपको आवेश की विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए कि हम जब भी विमा निकालते हैं तो वह मूल भौतिक राशियों के संकेताक्षरों की घातों के रूप में लिखी जाती है। तो क्या आवेश आपकी मूल भौतिक राशियों में है? जब आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी तो वहां पे 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ते हैं। तो क्या वहां पे इनमें आवेश आया है? उनमें कहीं आवेश नहीं आता, लेकिन वहां पे दूसरी टर्म आती है विद्युत धारा, जिसके लिए हम संकेताक्षर प्रयोग करते थे वहां मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या प्रयोग करते थे हम? एम्पियर। तो ये टर्म हमने वहां मूल भौतिक राशियों में पढ़ी थी। तो इस विद्युत धारा के पदों में आपको आवेश का फॉर्मूला देखना है।
तो विद्युत धारा के पदों में आवेश का फॉर्मूला देखने के लिए हम 9-10 में ऐसे पढ़ते थे वहां कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर। और इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? इसको मैथमेटिकल लिखने के लिए आवेश बटे टाइम, ये होती है आवेश प्रवाह की दर। हम इनको दोनों को रेशियो से बताते हैं या इन दोनों के अनुपात से इसको बताते हैं। ये होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो यहां से हम आवेश का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। आवेश चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, धारा इंटू समय। इस तरह से हम यहाँ पर आवेश के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और जब हम इसकी विमा लिखेंगे तो इसकी विमा होगी M L T और A के पदों में लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धारा भी आ रही है तो एम्पियर के पदों में। अब यहाँ पे देखिए मास आया कहीं तो कहीं भी यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो विमा लिखते टाइम जब द्रव्यमान नहीं है तो मास की पावर 0। सेम लेंथ कहीं नहीं है, लंबाई कहीं नहीं है, तो लेंथ की पावर भी कितनी हो जाएगी? 0। टाइम समय है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? टी की पावर 1। और एम्पियर विद्युत धारा है तो इसकी पावर भी 1। इस तरह से हम आवेश की विमा लिखते हैं। आवेश की विमा होती है M0 L0 T1 A1, ये आवेश की विमा होती है। अच्छा, हम बात करें आवेश सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, तो आप देख सकते हैं आवेश कैसी राशि है। तो आवेश को आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते आवेश को हमने पूर्व दिशा में भेजा या फिर पश्चिम दिशा में, नो नॉर्थ नो ईस्ट नो वेस्ट, हमें आवेश की लिए किसी भी तरह की कोई दिशा की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो आवेश आपको कैसी राशि दिखेगी? अदिश राशि दिखेगी। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया आवेश के मात्रक, आवेश की विमा और आवेश कैसी राशि है, सदिश है अथवा अदिश है। दैट्स ऑल। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्मों के बारे में। तो हमारे सिलेबस के अंदर आवेश के 4 गुणधर्म हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसके बारे में देखते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है आवेश की योज्यता। सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है हमें? आवेश की योज्यता। योज्यता नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जोड़ना, योग करना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये देखते हैं आवेश की योज्यता। तो आवेश को जोड़ने के लिए हमारे पास में देखो 2 तरह की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे अभी तक। एक तो अदिश बीजगणित और दूसरी पढ़ रहे थे हम सदिश। तो यहाँ पर आप ये बताइए आवेश सदिश राशि है अदिश राशि? तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था अदिश राशि है। तो आवेश अदिश राशि है तो इसके लिए जो नॉर्मल जोड़ बाकी के नियम होंगे वो हमारे जो नॉर्मल हम मैथ्स में पढ़ते हैं बीजगणित के अंदर, वही जोड़ बाकी के नियम होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनका बीजगणितीय योग कर लेते हैं आवेश के लिए। जब भी हम कुल आवेश ज्ञात करेंगे तो उनका बीजगणितीय योग करेंगे, कोई सदिश योग करने की हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे कि ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, इसके अंदर +3q चार्ज है, अगला हमने इसको -4q चार्ज दिया, फिर +5q चार्ज दिया, इस तरह से हमने इसको चार्ज दिए। तो इस निकाय, इस पूरे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, कुल चार्ज कितना है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे +3q -4q +5q, ये आपका टोटल हो गया। अब इनको आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आने वाला है? यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा आपका +4q। तो इस निकाय के अंदर कुल आवेश कितना है? तो हम देख सकते हैं वो +4q आवेश है। तो इस तरह से हम आवेश की योज्यता देखेंगे और इसको कैसे कहेंगे कि आवेश की योज्यता में आवेश का योग करने के लिए, किसी निकाय के अंतर्गत कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हमें सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करना होता है, सदिश योग नहीं करना होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है आपके लिए आवेश की योज्यता। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम आवेश की निश्चलता। ये टर्म थोड़ी आपको अजीब लगेगी, निश्चलता।
इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या होती है निश्चलता? जब आपने 11th क्लास में द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब द्रव्यमान के लिए हम वेग को बढ़ाते जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये डस्टर है और इसका द्रव्यमान यहाँ पे माना इसका मास है 100 ग्राम और ये स्थिर लगा हुआ है, तो अभी इसका मास कितना है 100 ग्राम और अब इसको किसी उच्च वेग से लेकर के जाते हैं, बहुत ही तेजी से हाई वेलोसिटी के साथ में इसे मूव करवाते हैं, तो क्या होगा? इसके द्रव्यमान के अंदर कमी आने लग जाती है। वो क्यों होता है? तो उसके लिए हमने वहां पे एक फॉर्मूला देखा था जो आपके लिए वहां डेरिवेशन नहीं है, केवल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम आगे की क्लासों में देखते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, जब हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं, आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो होता है आपका m आपेक्षिक इज इक्वल टू m रेस्ट, जो ग्राम में द्रव्यमान है, अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां v क्या है? v इस कण का वेग है और c द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर जब हम किसी भी वेग से किसी द्रव्यमान को प्रक्षेपित करते हैं, किसी वेग से ऐसे मूव कराते हैं, ट्रेवल कराते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आप देख सकते हैं जब ये टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ निकल के आएगी, जब v की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो ये टर्म यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आएगी जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपेक्षिक द्रव्यमान पे प्रभाव डालेगी। तो आपेक्षिक द्रव्यमान पे प्रभाव डालेगी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो द्रव्यमान निश्चल नहीं होता है, द्रव्यमान की वैल्यू में चेंज होता रहता है। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ये मानकर है और इस पर 10 कूलम्ब आवेश है, यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी डस्टर है, और 10 कूलम्ब आवेश है और इसको हम किसी वेग से मूव करवाते हैं, तो आगे चलकर भी इस पर 10 कूलम्ब आवेश ही रहेगा, ये चाहे कितनी तेजी से भी जाए, कितना भी तेज ले जाइए इसको, लेकिन इस पर आवेश में कोई कमी नहीं आएगी, ना ही इसके आवेश में कोई वृद्धि होगी। तो जब हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश कैसा होता है? निश्चल रहता है, इनवेरियंस रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, अर्थात इसकी वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो हम आवेश के लिए लिखेंगे तो आवेश विराम अवस्था में और आवेश गतिमान अवस्था में, दोनों में कैसा रहेगा? दोनों में समान रहेगा। जबकि द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान गतिमान अवस्था में बदल जाता है और विराम अवस्था में कुछ और होता है। तो द्रव्यमान में इनवेरियंस नहीं होता, निश्चलता नहीं होती, जबकि आवेश कैसा होता है? निश्चल रहता है, आवेश पर गति का, वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पे हम एक छोटी सी टर्म और देखते हैं, कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछता है क्या विशिष्ट आवेश भी निश्चल रहता है? तो हमें जब यही पता नहीं है कि विशिष्ट आवेश है क्या, तो हम कैसे बताएंगे कि ये निश्चल रहता है या नहीं रहता है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये डस्टर है, इस पर 20 कूलम्ब आवेश है और इसका द्रव्यमान है, इसका मास है 100 ग्राम और हमें इसका विशिष्ट आवेश निकालना है। तो इसका विशिष्ट आवेश निकालने के लिए इस पर जो टोटल चार्ज है उसमें इसके द्रव्यमान का भाग दे दीजिए। तो इस पर टोटल चार्ज कितना था? 20 कूलम्ब और इसमें द्रव्यमान कितना था? 100 ग्राम। उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया इसका विशिष्ट चार्ज। एक्चुअली हम ग्राम में मीजर नहीं करते, केजी में मीजर करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश में किसका भाग दे देते हैं? द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का या किसी कण का विशिष्ट आवेश उस पर उपस्थित कुल आवेश एवं उसके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। तो अब आप देखिए विशिष्ट आवेश, आवेश Q और द्रव्यमान M दोनों पर निर्भर करता है। अब जब कोई वस्तु किसी वेग से गति करती है तो क्या उस पर उपस्थित आवेश बदलेगा? आवेश नहीं बदलता, आवेश कैसा रहता है? निश्चल, लेकिन उसका द्रव्यमान बदल जाता है, तो M की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो Q अपॉन M जो पूरा अनुपात है इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कि विशिष्ट आवेश निश्चल नहीं होता है, इनवेरियंस नहीं होता है विशिष्ट आवेश। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आवेश है वो आपका निश्चल होगा, जबकि विशिष्ट आवेश निश्चल नहीं होता है। दैट्स ऑल।